हाँ जी, तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज के इस सेशन के अंदर ना हम लोग इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन बैंक का कुछ क्वेश्चंस है, जिसको हमने क्या किया है, चुन-चुन के उठाया है आज के इस सेशन के लिए। देखिए, ये जो सेशन है ना, ये जो है वो होम्योपैथ की तरह धीरे-धीरे फ़ायदा नहीं करता है, अंग्रेजी दवा के एकदम हड़ाक से ना फ़ायदा करेगा, है कि नहीं? तो एकदम असर करेगा फटाक से। ये सारा प्रश्न जो है इस सेशन के अंदर क्वेश्चन बैंक से अलग-अलग व वर्षों से क्या किया गया, बिन-बिन के चुन-चुन के उठाया गया है कि नहीं? तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। एक-एक सवाल को देखना, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही आप लोगों के सामने लाइव प्रस्तुत होया जाए, है कि नहीं? क्योंकि इंटरनेट का स्पीड थोड़ा-सा स्लो होता है, इस वजह से हम लाइव नहीं आ पाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग का क्लास का जो है वो लाइव का मज़ा तो आप लोग को मिल ही जाता है, लेकिन वन वे कम्युनिकेशन हो पाता है। लेकिन जब लाइव रहेंगे तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन रहे। इस पे हम बहुत जल्दी इस पे कुछ कर रहे हैं, ताकि जैसे ही इंटरनेट का समस्या का समाधान हो जाए, हमारे यहाँ केबल वगैरह बिछ रहा है, अगर वो कनेक्शन जो ही हमको मिल जाएगा, हम क्या करेंगे, लाइव स्टार्ट कर देंगे, है कि नहीं? चूँकि हम यहाँ पे घर पे हैं और यहाँ पे हमारे पास केवल जो मोबाइल का इंटरनेट का है, तो यहाँ पे इंटरनेट का सुविधा जो है वो आप लोग को पता ही है कि अब बहुत फ्लक्चुएट करते रहता है, लाइव स्ट्रीम उससे कर पाना बहुत मुश्किल हो पाता है कि नहीं? लेकिन हम क्या करने वाले हैं ना, देखिए हम क्या करने वाले हैं कि बहुत जल्दी जो है इसको लेकर के हम लाइव क्लास लेकर के आएँगे, ताकि आप लोग को भी मज़ा आए और हमको भी मज़ा आए। है कि नहीं? तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा-सा अनुरोध करना चाहते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने लेकर के आते हैं, और पहला प्रश्न जो है, और क्या है भाई साहब, पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न आपको देखना और देख करके बताना है। पहले प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आप लोग को, जैसे कि पहले से ही पता है, कि लगभग 30 सेकंड का समय जो आप लोगों को दिया जाता है इस सवाल का जवाब देने के लिए। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने आ गया है। पहला सवाल क्या हो गया है, आपके सामने आ गया, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देशों में, है कि नहीं, किस किस देश की आपको पूछ रहा है, किस देश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे अधिक है? पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, श्रीलंका है, या नेपाल का है? किसका है? तो देखिए, आपके किताब के हिसाब से आप लोगों का आंसर देना है। किसके हिसाब से देना है? आप लोगों के बुक के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना है, आंसर देना है। तो देखिए उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका का जो है वो भारत के पड़ोसी देशों में प्रति व्यक्ति आय जो है इस देश का सबसे अधिक है। और अगला सवाल देखिए, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का प्रकार आप लोगों को बताना है, किस प्रकार का होता है भाई साहब? कितने प्रकार का होता है भाई साहब? 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, अनेक प्रकार का होता है? जल्दी से बता दीजिए, कितने प्रकार का अर्थव्यवस्था आप लोग का मुख्य प्रकार होता है उसका? आप लोग को कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट से बताना है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। और ये भी बताइए कि वो तीनों कौन-कौन होते हैं? ये भी बताइए फटाक से ना, कि कौन-कौन से होते हैं। ये 3 प्रकार के तो होते हैं, लेकिन कौन-कौन से हो ये भी आपको बताना है। चलिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, निम्नांकित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्नांकित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब को, हरियाणा को, गुजरात को, या फिर बिहार को? किसको कहा जाता है? ये प्रश्न जो है आप लोग का क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है। किसका प्रश्न है भाई साहब? क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है। तो क्वेश्चन बैंक से हम क्या कर रहे हैं ना, कि सभी सब्जेक्ट का कुछ जो भी प्रश्न है, एक दिन में तो सब नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? तो थोड़ा थोड़ा प्रश्न जो है क्वेश्चन बैंक से आप लोगों के सामने उठा उठा के लेके आ रहे हैं, ताकि आप लोग का रिवीजन जो है वो अच्छे से हो पाए, आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए, है कि नहीं? आप लोग की तैयारी जो है वो अच्छे से हो पाए। क्या हो पाए? तैयारी आप लोग की अच्छे से हो पाए। और सारा प्रश्न कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? तो क्वेश्चन बैंक से लेकर के आए। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए बिल्कुल यहाँ पे बताइए, क्या पिछड़ा राज्य कौन सा है भाई साहब? तो बिहार है ना। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया था? कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, या फिर 15 अक्टूबर 1951 को, या इनमें से कोई नहीं? फटाक से जवाब दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दीजिए। आपको बताना है कि कब किया गया था इसका, योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा सकते हैं। किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है? अच्छा, भारत से बेहतर बताने की बात किया जा रहा है। ठीक है, इससे बेहतर का मतलब भारत से बेहतर है, उसको आपको बताना है। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि बांग्लादेश का बढ़िया है, नेपाल का बढ़िया है, म्यांमार का बढ़िया है, फिर श्रीलंका का बढ़िया है। इसका बढ़िया है। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी श्रीलंका जो है वो आगे बढ़ता है। कौन सा बढ़ जाता है भाई साहब? श्रीलंका।
श्रीलंका। क्या हो जाएगा श्रीलंका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, लोक कल्याण पर, या अधिकतम लाभ अर्जित करने पर? तो देखिए, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है ना, जो समाज का अर्थव्यवस्था होता है, उसका एक गुण जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, वो क्या होता है? वो लोग आर्थिक स्वतंत्रता पे उसका उनका ध्यान नहीं होता है, उत्पादन कुशलता पर भी उनका ध्यान नहीं होता है, और ना ही अधिकतम लाभ अर्जित करने का। उनका जो सबसे अधिक जो बल होता है ना, वो लोक कल्याण पे होता है। चूंकि ये सामाजिक अर्थव्यवस्था है, तो इसमें जो है वो लोक कल्याण का मतलब, लोक मतलब क्या होता है? लोक। लोक का मतलब क्या होता है? लोग, पीपुल, या फिर आप जनता कह सकते हैं। जो भी आपको कहना हो आप कह लीजिए, हमको उससे कोई एलर्जी नहीं है, ना ही बोर्ड को कोई एलर्जी है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? फटाक से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता आप लोगों को बताना है। कौन सी विशेषता है? एक विशेषता आपके अंदर दिया गया है, इसके ऑप्शन के अंदर कौन सा वाला विशेषता है जो बिल्कुल, ये देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र भी होता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, बिहार में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों का प्रतिशत है, बताइए कितना प्रतिशत है? बिहार में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले कितने लोगों का प्रतिशत है? लोगों का प्रतिशत कितना है भाई साहब? 26% है, 41.4% है, 46% है, या फिर 48% है? तो आज भी है ना, बिहार के अंदर जो लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं वो कितना है? 41.4% है। कितना प्रतिशत है? 41.4%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, गरीबी के दुष्चक्र की भावना को किसने बताया था? महात्मा गांधी ने? किसने बताया था? महात्मा गांधी ने बताया था, मार्शल ने बताया था, रेनर मार्क्स ने बताया था, या फिर पीगू ने बताया था? किसने बताया था गरीबी के दुष्चक्र के बारे में? किसने बताया था? ये भावना जो है वो किसने प्रकट करी थी? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रैगनर मार्क्स ने किया था। किसने किया था? रैगनर मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? और ये सबसे बेहतरीन प्रश्न है, लिख लीजिएगा इसको, है कि नहीं? इसको क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा। VVI कई बार पूछा गया प्रश्न है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जल्दी से बता दीजिए। दादा भाई नौरोजी ने किया था, पीसी महालनोबिस ने किया था, महात्मा गांधी ने किया। इनका तो कोई मतलब ही नहीं था, इनमें से कोई नहीं। ये भी अर्थशास्त्री थे, लेकिन किया किन्होंने था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अब बताइए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ था? किसकी अध्यक्षता पूछा जा रहा है, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बताइए किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के, BKR राव के, जवाहरलाल नेहरू के, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे ना तो BKR राव, ना ही जवाहरलाल नेहरू, ना ही ये वाला ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। महालनोबिस जी के द्वारा इनके अध्यक्षता में हुआ था, पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत में प्रति व्यक्ति आय था, कितना था भाई? अरे बताइए कितना था? विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत का प्रति व्यक्ति आय आपको बताना है, कितना था? $650 था, या फिर $720 था, $900 था, या फिर $1200 था? कितना था? कितना था? जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे ना तो $650 था, और ना ही था आपका $900, और ना $1200। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 720 हो जाएगा, $720, $720, है कि नहीं? चलिए अगला सवाल 13 नंबर सवाल आपके सामने, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? देखिए एक जगह जो है ना वो 74% है, और एक जगह 86% है। तो ये जिस चैप्टर का क्वेश्चन है कि नहीं, अगर कहीं 74% भी, अगर 74%, हाँ 74% अगर रहे तो उसको टिक कर सकते हैं, या फिर 86, दोनों एक साथ नहीं देगा, है कि नहीं? चूंकि एक ही बुक का है ये, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग चीजें दिया गया है।
चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, मुद्रा में शामिल है, मुद्रा के अंदर जो शामिल है वो क्या है भाई साहब, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, दूसरा क्या है, इसका काम ही क्या होता है कि नहीं। तो देखिए इसके अंदर चेक भी है, हुंडी भी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोनों होता है, हुंडी भी और चेक भी, दोनों क्या होता है, मुद्रा में शामिल होता है, यानी कि मुद्रा का एक रूप है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए चैप्टर वाइज जब करवाए थे ना, चैप्टर वाइज जब करवाए थे तो याद है कि नहीं, ये वाला प्रश्न करवाए थे। अभी हाल में एक दो रोज 2-3-4 रोज पहले कराए थे, फिर भी ये प्रश्न उसके अंदर था, वो भी क्वेश्चन बैंक का ही प्रश्न था, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को जोड़ा बताना, ये वाला जोड़ा तो सही है, ये अमेरिकी का डॉलर होता है, इंग्लैंड का पाउंड होता है, लेकिन रूस वाला गलत है कि नहीं, रूस वाला गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, निम्नलिखित में भारत में कागजी नोट का प्रचलन कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है, पंजाब नेशनल बैंक करता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भी कागजी नोट का जो प्रचलन का कार्य जो है वो किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने ऐसा ही सवाल पूछता है, ऐसा ही पूछता है, ये पूछा गया सवाल है, समझ रहे हैं बात को, ये क्या हुआ है, ये पूछा हुआ सवाल है, तो इसको येमी जेमी शेमी नहीं करना है, ये सवाल बिल्कुल पूछा हुआ है, जवाब आप लोगों को देना होता है। और इतना समझ लीजिए कि जितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करवाया जा रहा है ना, अब आगे से जो भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सबका खत्म हो गया, अभी हिंदी में कुछ बाकी है कि नहीं, थोड़ा टाइम के बाद हिंदी भी करेंगे, बच्चा एक बार हिंदी हिंदी कर करके बोर हो गया था, है कि नहीं। तो थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का रिवीजन थोड़ा सा करवा देते हैं, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित में किसका रूप है भाई साहब, मुद्रा का रूप है, प्लास्टिक मुद्रा का रूप है, वस्तु का रूप है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, क्रेडिट कार्ड हो गया चाहे डेबिट कार्ड हो गया, है कि नहीं, ये सब जो है वो किसके, प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान सवाल, कितना आसान सवाल जो है वो आप लोगों के परीक्षा में पूछा जाता है, फिर भी आप लोगों को लगता है कि पता नहीं कि हम लोग टॉप करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन करके रखिएगा ना। देखिए अगर इतना आसान प्रश्न पूछ रहा है, फिर भी अगर आप टॉप के अलावा अगर कुछ सोच रहे हैं ना, अगर टॉप होने के बारे के अलावा भी अगर कुछ सोच रहे हैं कि पता नहीं पास करेंगे कि नहीं, आज 17% आ जाता तो बढ़िया है, 80% आए, चाहे हम थर्ड डिवीजन से किए होंगे पास हो जाए घींच घाच के, वो भी ठीक है। तो इससे बड़ा महामूर्खता जो है ना, क्या होता है, महामूर्खता, इससे बड़ा महामूर्खता वाला विचार जो है वो कुछ हो ही नहीं सकता है कि नहीं। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आपके पास पर्याप्त समय भी है, और आपके पास देखिए हम बार बार यही आप लोगों को बताते हैं कि देखिए किसी भी व्यक्ति के पास, है कि नहीं, किसी भी व्यक्ति के पास पर्याप्त क्षमता होता है कि जिस चीज को वो चाह दे, उसके अंदर इच्छा शक्ति अगर हो तो वो काम को कर सकता है कि नहीं। उसके पास जो है वो 90% जो चांस होता है कि इंसान अगर चाहे उसको कर सकता है, 10% जो है उसके अंदर जो है ना, किस्मत जैसा शब्द का इस्तेमाल जो है, किस्मत जैसा शब्द जो है ना, किस्मत, है कि नहीं, जिसको लक बोलते हैं, वो लक फैक्टर काम करता है। मात्र 10%, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन 90% को छोड़ करके हम 10% पे काहे टिक जाएंगे। हम 90% अपना योगदान उसके अंदर करेंगे, उस काम के अंदर, तो अब ना हमको पता चलेगा कि उसके अंदर सक्सेस हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखिए इच्छा शक्ति सबसे बड़ा चीज है इस दुनिया में। अगर आपको कुछ करना है, कुछ साधन तो बाद की चीज है ना, साधन और संसाधन जो है वो बाद की चीज है, जो परम चीज है ना, जो सबसे पहला चीज है वो है आप लोग के अंदर का इच्छा शक्ति, है कि नहीं। वो मजबूत होना चाहिए, आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय करने की क्षमता होनी चाहिए, आपके पास अपना फैसला लेने का क्षमता होना चाहिए, तब जाकर के कोई अन्य चीजों पे चर्चा हुआ। सबसे पहले आप अपने अंदर मन तो बना लीजिए कि हमको क्या करना है कि नहीं। जब मन बन जाएगा, जब ठान लीजिएगा ना, तो साधन और संसाधन सब अपने आप आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए टेंशन नहीं लिया कीजिए, आराम से आप टॉपर बन सकते हैं, है कि नहीं। भरोसा रखिए अपने आप पे, आप इतने मूर्ख तो नहीं हो सकते हैं कि आप इतने आसान सवालों को लेकर के टॉप नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। मुझे आप पे भरोसा है, आपको आप पे भरोसा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी, 1935 में, 1948 में, 1951 में, कब हुआ था भाई साहब?
18 नंबर प्रश्न जो है आपके सामने दिया गया है। कब हुआ था? 1934 में हुआ था, 1935 में, 1948 में, 1951 में। क्वेश्चन बैंक में यही सब प्रश्न दिया गया है। देख लीजिए, औकात देख लीजिए प्रश्न का। इसको औकात से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि नहीं? इसको ऐसे उंगली से इसका औकात दिखाया जा सकता है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी कि नहीं हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, राज्य के गैर वित्तीय संस्थागत स्रोत है, महाजन है, सेठ साहूकार है, व्यापारी है। तो देखिए, गैर वित्तीय संस्थागत मतलब जो सरकार के नियंत्रण में नहीं हो, है कि नहीं? तो वो क्या होता है? महाजन भी क्या करता है? लोगों को लोन देता है ना, ब्याज कर्ज भी देता है कि नहीं? सेठ साहूकार भी देता है, व्यापारी भी देता है। तो क्या है? गैर वित्तीय संस्थागत स्रोत है। इसकी कोई संस्था नहीं होती है, ये किसी संस्था से नहीं जुड़े होते हैं, इस पे किसी एक संस्था का नियंत्रण नहीं होता है। जैसे आप सरकार मान सकते हैं, इस पे किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता है। ये लोग अपने मन मर्जी से जितना मन करता है उतना रेट लगा करके गांव देहात के लोगों से क्या करते हैं? पैसा वसूलते हैं, है कि नहीं? तो ये जो होता है ना, ये गैर वित्तीय संस्थागत स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, राज्य के वित्तीय संस्थागत स्रोत है, कौन है भाई साहब? नाबार्ड है, सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, संस्थागत स्रोत का मतलब क्या है? इस पे किसी संस्था का, जैसे सरकारी संस्था का क्या है? इसके ऊपर नियंत्रण होता है, इसकी देखरेख जो है वो सरकार के अधीन होता है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अंदर नाबार्ड भी आता है, सहकारी बैंक भी आता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ था? 1904 में हुआ था, 1906 में हुआ था, 1910 में हुआ था, या 1912 में हुआ था? देखिए, अगर आप लोग के पास लाइव क्लास करने के लिए समय नहीं होता है तो आप इसको कर क्या सकते हैं कि रात को जब आप सोने जाते हैं आराम से ना 144 पी पे क्या कीजिएगा, इसका क्वालिटी जो है, इस क्लास का क्वालिटी क्या कीजिएगा, 144 पी पे शिफ्ट कर लीजिएगा और आराम से उलट करके कान में हेडफोन लगा कर भी इत्मीनान से इसका रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि हम पूरा प्रश्न भी पढ़ते हैं और उसका आंसर भी आपको बताते हैं। तो वीडियो आप देखें चाहे नहीं देखें, आप ऑडियो सुनकर भी इसका रिवीजन आप कर सकते हैं। तो किसी तरह का कोई संदेह ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमारा आंख दर्द करने लगता है कि नहीं? जिंदगी में अगर एक चीज से परे हो गए, किससे? बहाने से। अगर बहाने से आप बच गए, क्या किए? बहाने से अगर आप बच गए तो समझिए जीवन में फिर आपके पास कहीं पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताइए, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन संस्थागत वित्त के साधन है? संस्थागत वित्त के साधन की पूछा जा रहा है, मतलब जो संस्था के अधीन हो, है कि नहीं? किसी भी संस्था के अधीन हो सकता है जिसपे किसी संस्था का नियंत्रण हो। तो देखिए, सेठ साहूकार तो ये तो गैर वाला है, रिश्तेदार ये भी गैर वाला है, महाजन ये भी गैर वाला है, लेकिन व्यवसायिक बैंक जो है वो क्या है? संस्थागत वित्त का साधन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश की माइक्रो फाइनेंसिंग की सफलता देखकर भारत प्रभावित हुआ था? अच्छा, माइक्रो फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? मतलब छोटा छोटा जो है ना, छोटे छोटे अमाउंट का ऋण दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों को, या फिर उस इलाकों को जहां पे लोगों की छोटे छोटे मतलब कर्जों की आवश्यकता होती है। तो इसको जो है वो सहकारी बैंक द्वारा क्या किया जाता है? प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन इसकी सुविधा, इसकी सफलता को, किस देश की सफलता को देख करके भारत जो है प्रभावित हुआ और अपने यहाँ भी इसको प्रचलन के अंदर लेके आया। तो देखिए, आपको बताना है कि किसके? बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, चीन के अंदर, या फिर श्रीलंका के अंदर। तो बिल्कुल ना तो पाकिस्तान था, ना चाइना था, ना श्रीलंका था, लेकिन बांग्लादेश के अंदर ये सफल हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, राष्ट्रीय वित्तीय बाजार के महत्वपूर्ण अंग है, भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार, ए और बी, यानी कि भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार, या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय वित्त बाजार के महत्वपूर्ण अंग आपको बताना है। यहाँ महत्वपूर्ण में 2 गो तो हो गया है, 1 गो तो रहता है। महत्वपूर्ण अंग है, आपको बताना है कौन सा वाला है भाई? महत्वपूर्ण अंग आपको बताना है किसका? राष्ट्रीय वित्तीय बाजार का कौन सा वाला है भाई? बताइए। भारतीय मुद्रा बाजार है, भारतीय पूंजी बाजार है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भारतीय मुद्रा बाजार भी आता है, भारतीय पूंजी बाजार भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अगला सवाल आपके सामने, भारतीय पूंजी बाजार मूलतः पूंजी उपलब्ध कराती है,
भारतीय पूंजी बाजार मूलतः पूंजी उपलब्ध कराती है किसके लिए? अल्पकालीन के लिए, मध्यकालीन के लिए, दीर्घकालीन के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका काम जो होता है ना, पूंजी बाजार का जो काम होता है किसका? पूंजी बाजार का। किसका भाई साहब? पूंजी बाजार का काम क्या होता है? ये दीर्घकालीन। ये क्या करते हैं? दीर्घकालीन ऋण ये लोग पर ऋण ये लोग क्या करता है? ऋण मुहैया कराता है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्पकालीन नहीं, मध्य नहीं, इनमें से कोई वाला भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, एक अर्थव्यवस्था के व्यवसायिक ढांचे में रोजगार के प्रमुख कितने क्षेत्र हैं? रोजगार के लिए क्षेत्र आपको बताना है भाई साहब। एक अर्थव्यवस्था के व्यवसायिक ढांचे में रोजगार के प्रमुख कितने क्षेत्र होते हैं? बताइए कितने क्षेत्र होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं? जब चैप्टर वाइज करवाए थे ना तो सब इसको बताए थे। तो जिनको इसके बारे में डिटेल जानना होगा ना, तो प्लेलिस्ट का जो है ना प्लेलिस्ट बना हुआ है। इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट अलग बना है, इको का अलग बना है, ज्योग्राफी का अलग बना है, सिविक्स का अलग बना है, और उसके अलावा किसका? हिस्ट्री का अलग बना है, हिंदी का अलग बना है, संस्कृत का अलग बना है, सबका अलग अलग बना है। तो जाकर के आप वहाँ से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ। इसको हम रिवीजन करवा रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसके अंदर मुहैया नहीं करवाया जा रहा है कि नहीं? जहाँ जरूरत है वहाँ तो हम आपको प्रोवाइड करवा ही दे रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब? 3 प्रकार के। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? प्राथमिक शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को, या फिर उच्च शिक्षा को? देखिए किसी भी बच्चे के लिए सबसे आवश्यक जो है ना वो प्राथमिक शिक्षा है। इसके करने के पश्चात ही वो अपनी दिशा को, अपने जीवन के दिशा को क्या कर सकता है? तय करने की कोशिश कर सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले जो है ना वो प्राथमिक शिक्षा को क्या किया गया? मौलिक अधिकार पे घोषित कर दिया गया, ताकि सभी बच्चे जो भी इस देश के अंदर, इस भारत के भूखंड के अंदर जो है वो जन्म लेते हैं या फिर वो पलते बढ़ते हैं, तो उनको इस बात का अधिकार होता है कि उनको प्राथमिक शिक्षा जो है वो मुहैया कराया जाए भारत सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकारों के द्वारा, वो भी निःशुल्क। ऐसा निःशुल्क। निःशुल्क क्या किया जाए? मुहैया कराया जाए, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। सेवा क्षेत्र का निर्माण किससे होता है? परिवहन से होता है, संचार सेवाओं से होता है, वाणिज्य से होता है, या फिर उपयुक्त सबसे होता है? तो इस सबसे बिल्कुल यहाँ पे क्या होता है? सबसे होता है। परिवहन से भी होता है, संचार सेवाओं से भी होता है, वाणिज्य सेवाओं से भी होता है। तो इन सबसे जो है वो सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, क्योंकि परिवहन ये भी सेवा देता है, संचार ये भी सेवा देता है, वाणिज्य सेवा ये भी सेवाएं देता है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, न्यूनतम एवं आधारभूत कौशल को किस प्रकार की शिक्षा कहेंगे? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी? किस प्रकार की न्यूनतम एवं आधारभूत कौशल को किस प्रकार की शिक्षा कहेंगे? बिल्कुल, न्यूनतम और आधारभूत कौशल शिक्षा को किस प्रकार की शिक्षा कहेंगे? प्राथमिक शिक्षा कहेंगे, माध्यमिक शिक्षा कहेंगे, उच्च शिक्षा कहेंगे, या फिर तकनीकी शिक्षा कहेंगे? तो बिल्कुल आधारभूत कौशल की बात हो रहा है और न्यूनतम की बात हो रहा है, तो प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, निवेश के अंतर्गत शामिल है, क्या शामिल है भाई साहब? भूमि खरीद, भवन निर्माण, मशीन एवं अन्य उपकरण में लगाई गई पूंजी, उपयोग में से सभी? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? अरे बोलो बोलो, क्या हो जाएगा? भूमि खरीद भी, ये भी क्या है? निवेश के अंदर शामिल है। भवन निर्माण अगर करवाते हैं वो भी निवेश के अंदर शामिल है। मशीन या फिर अन्य उपकरण में लगाई गई पूंजी भी निवेश के अंतर्गत शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से है भाई साहब? संभव बनाने वाले कारक किसको? वैश्वीकरण को। तो देखिए, प्रौद्योगिकी में प्रगति, सूचना एवं संचार का विकास, ये दोनों जो है ना ये मतलब वैश्वीकरण मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन
है कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन है कि नहीं, वैश्वीकरण इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण। तो क्या हो जाएगा, ये प्रौद्योगिकी में भी प्रगति भी और सूचना एवं संचार का विकास भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व व्यापार संगठन संगठन की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, 1990 में हुआ था, 1992 में हुआ था, 1995 में हुआ था, 19 या फिर 2000 के अंदर हुआ था, कब हुआ था भाई साहब। तो देखिए ना तो 90 में, ना 92 में, ना 2000 में, लेकिन 1995 में, किसमें, 1995 के अंदर जो है वो विश्व व्यापार संगठन का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश हैं, 185 गो है, 164 गो है, 160 गो है, या फिर 172 गो है, कितना है वर्तमान की आप लोगों की बात की जा रही है। तो इस सवाल का जवाब 33 नंबर सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है आप लोगों को। आप गूगल पे सर्च करना चाहिए तो कर लीजिए, या फिर आपको बिंग करना हो तो कर लीजिए, चैट जीपीटी से पूछना है तो पूछ लीजिए, से पूछना है पूछ लीजिए, लेकिन हमको वर्तमान का जानना है। किसका जानना है, वर्तमान का जानना है, मतलब अभी मौजूदा का, है कि नहीं। चलिए 33 नंबर सवाल आपके लिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, 33 नंबर सवाल, 33 नंबर सवाल। अगला सवाल देखिए, भारत में उपभोक्ता के संरक्षण हेतु कौन सा अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कौन सा भाई साहब, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1966, या फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1976, या फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, कब का है, या इनमें से कोई नहीं। भाई आपको बताना है कि कौन सा है उपभोक्ता के, भारत में उपभोक्ता संरक्षण जो हुआ वो अधिनियम कौन सा वाला है। तो बिल्कुल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये तो 66 वाला नहीं है, 76 वाला भी नहीं, 86 वाला है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, वर्तमान में भारत में जिला फोरम कितना है भाई, बताइए बताइए कितना है जिला फोरम, वर्तमान में भारत में जिला फोरम कितना है, 402 गो है, 498 गो है, 582 गो है, या 666 गो है, कितना है भाई साहब। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है, कोई एक जो है वो आपको प्रश्न के सही उत्तर की तरफ लेके जाएगा। लेकिन फिलहाल आपके सामने एक प्रश्न चिन्ह है कि वर्तमान में भारत में जिला फोरम है, कितना है भाई संख्या, उसको बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फटाफट से बता दीजिए, ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 582 को है आपके किताब के अनुसार। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में देश में उपभोक्ता के विवादों के निपटारा के लिए कितने जिला आयोग काम कर रहे हैं, कितने जिला आयोग काम कर रहे हैं। 36 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है, 35 गो, 45 गो, 65 गो कि 86 गो। तो देखिए यहाँ पे जो है ना अभी वर्तमान में जो है वो 35 गो काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, 35 गो जिला फोरम काम कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे क्या, अरे जिला फोरम बोल रहा है, राज्य आयोग काम कर रहा है 35 गो। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन निम्नलिखित में से किससे उद्देश्य के प्राप्ति के लिए किया गया था, महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार संबंधी शिकायत के निवारण हेतु किया गया था, या फिर महिलाओं के हित की रक्षा के लिए किया गया था, या फिर प्रशासन में महिला की सहभागिता के लिए किया गया था। इसका मूल जो था ना, इसकी मूल आवश्यकता जो थी, है कि नहीं, इसकी मूल आवश्यकता जो थी वो महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार संबंधी शिकायत के निवारण हेतु किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इस पर हम निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं, हम पर निर्भर नहीं, मतलब ग्राहक की बात हो रही है कि ग्राहक हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर हैं। यह कथन किसका है भाई साहब। तो देखिए यह कथन आपको बताना है क्या महात्मा गांधी जी का है, जवाहरलाल नेहरू का है, या फिर अब्दुल कलाम का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो कथन था ना वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, बाजार का महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा अंग है भाई, अरे बता दीजिए ना, बाजार का महत्वपूर्ण अंग कौन है, उपभोक्ता है, गायक है, नौकर है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए किसी भी बाजार के लिए, किसी भी दुकान के लिए, किसी भी मॉल के लिए कोई भी ऐसा व्यवसायिक कार्यक्रम या फिर कोई व्यवसायिक ऐसा कार्य, इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो उपभोक्ता है। अगर खरीदार रहे ही नहीं, अगर खरीदार ही नहीं रहे तो आप चाहे कितना भी बड़ा क्या कर लीजिए, मॉल बना लीजिए, क्या कर लीजिए,
कितना भी बड़ा मॉल बना लीजिए, कितना भी बड़ा क्या कर लीजिए, मॉल बना लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? मॉल के अंदर कोई जाने वाला नहीं होगा, उसे कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तो क्या उसकी तरक्की हो पाएगी? क्या उसका विकास हो पाएगा? क्या उस मॉल की वृद्धि हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? उपभोक्ता, खरीदार जिसको कहा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, उपभोग करने वाला, ऐसा नहीं खरीदार, या कोई सेवा अगर लेना चाहता हो, कोई सेवा दाता है, अगर उसका कोई सेवा लेने वाला हो, मतलब उपभोक्ता, आप कंज्यूमर कह सकते हो किसी भी तरह का। उपभोक्ता को निम्न में किसकी जानकारी आवश्यक है? आपको बताना है किसकी जानकारी, वस्तु का गुण, वस्तु की मात्रा, गुणवत्ता या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए किसी भी उपभोक्ता को जो है ना, कंज्यूमर जिसको बोलते हैं, है कि नहीं, कंज्यूमर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इनको वस्तु का गुण भी पता होना चाहिए, इनको वस्तु की मात्रा भी पता होनी चाहिए, और इसकी गुणवत्ता भी पता होनी चाहिए, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ आज का सेशन जो है वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आएगा। पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है कि नहीं, और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के सब किसी को शुभ रात्रि।